सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोग प्रत्ययों पर बात कर रहे थे। हमने 3 प्रत्यय पढ़े थे, त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय, इनको हमने पूर्वकालिक प्रत्ययों के रूप में जाना था, जबकि ल्यप प्रत्यय को परकालिक प्रत्यय के रूप में समझा था। अब एक चीज मैंने और भी कही थी कि त्वा, ल्यप और तुमुन, इन तीनों प्रत्ययों से युक्त जो पद होते हैं, यानी जिन धातुओं में इन 3 प्रत्ययों का प्रयोग हो चुका होता है, ऐसे पद अव्यय के रूप में प्रयोग होते हैं या अव्यय होते हैं। यानी लिंग, पुरुष, वचन का इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह एक वचन में भी वैसे ही प्रयोग होते हैं और बहुवचन में भी वैसे ही प्रयोग होते हैं। अब आज हम बात करेंगे उसके आगे भूतकालिक प्रत्यय को लेकर के। सामान्यतः भूतकाल का अर्थ सभी जानते हैं। अंग्रेजी में थोड़ा सा भ्रम है, क्योंकि भूतकाल को या पास्ट टेंस समझते हैं। यहां पर एक बात स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जो भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो या पास्ट का परफेक्ट हो, फ्यूचर का कोई परफेक्ट होता ही नहीं है। हम जबरदस्ती वाक्य बनाएं वह अलग विषय है, किंतु फ्यूचर कभी परफेक्ट नहीं होता। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट की जब बात आती है, तो वहां पर भी भूतकालिक प्रत्ययों का ही प्रयोग होता है, क्योंकि वास्तव में जो परफेक्ट है वह भूतकाल है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं मैंने खाना खा लिया है, अथवा मैं खाना खा चुका हूं। तो खाना खा चुका हूं, इसका मतलब क्रिया पूरी हो चुकी है, 2-4 मिनट 5 मिनट हो गए हैं, तो तात्पर्य यह है कि क्रिया पूरी हो चुकी, तो इसका मतलब भूतकाल हो गया। जब क्रिया अनवरत रूप से अभी भी वर्तमान में जारी है, तो ही वर्तमान काल होता है। क्रिया का प्रारंभ नहीं हुआ, कुछ देर में होगा, तब भविष्य काल होता है। हम पहले से जानते हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया कि फ्यूचर का कोई परफेक्ट नहीं होता। वर्तमान में भी परफेक्ट नहीं होता। वास्तव में हम परफेक्ट जो होता है वह भूतकाल को ही मानते हैं। तथापि ठीक है, उनकी अपनी व्यवस्था है, हमारी अपनी व्यवस्था है। तो भूतकाल के लिए यानी परफेक्ट टेंस के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है वह भूतकालिक प्रत्यय होते हैं। इनमें से भूतकालिक प्रत्यय की अगर बात करें तो 2 भूतकालिक प्रत्यय हैं। एक है तवतु प्रत्यय और एक है त प्रत्यय। त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय, यहां ये जो भूतकालिक प्रत्यय हैं, यह दोनों ही सेट प्रत्यय हैं, यानी इनमें ई का आगमन होना है। अब बात करेंगे तवतु प्रत्यय को लेकर के। तवतु प्रत्यय का जब प्रयोग होगा तो यहां पर लिंग और वचन का प्रभाव पड़ेगा, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग पदों का प्रयोग होगा, उनके रूप चलेंगे। और इसी प्रकार से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में भी इनके रूप बदलेंगे। तो यानी एक ही प्रत्यय का प्रयोग होगा, पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन,
इनका गुणा होकर के 9 रूप बनेंगे, यानी एक ही प्रत्यय 9 रूप बनाएगा। अब इसको हम स्क्रीन के माध्यम से व्यवस्थित रूप से समझते हैं और चलते हैं स्क्रीन की तरफ और पहले तवतु प्रत्यय को समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक बार पुनः अपनी बात दोहरा दूं कि यदि आपको प्रत्यय पढ़ने के बाद या वीडियो देखने के बाद भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप उस समस्या का समाधान कमेंट बॉक्स में आकर के कर सकते हैं और निश्चय ही उसमें आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी उनका समाधान किया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए दूसरा वीडियो दिया जाएगा। यदि सामान्य रूप से कमेंट बॉक्स में सुलझाने वाली समस्या होगी तो वह कमेंट बॉक्स से सुलझ जाएगी। तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन की तरफ और तवतु प्रत्यय को समझने का प्रयास करते हैं। भूतकालिक प्रत्यय तवतु प्रत्यय, मैं पहले ही बताया कि इस प्रत्यय का प्रयोग परफेक्ट टेंस के लिए किया जाता है। प्रयोग समये तवतु स्थाने तवान भवति। यहाँ पर जब हम प्रयोग करते हैं तो तवतु के स्थान पर तवान हो जाता है और पुल्लिंग में यहाँ पर दिखा रहा है तवान तवंतौ तवंतः, ऐसा रूप चलता है। मैंने पहले ही बताया था कि लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार इसका रूप बदलता है। तवान तवंतौ तवंतः पुल्लिंग में जब बनाते हैं तो अब एक चीज और, यह सेट प्रत्यय है। इसका मतलब जो ई के आने वाली धातुएं हैं उनके साथ में ई का आगमन होगा। जैसे मान लें पठ धातु है तो पठ धातु में जब हम तवतु प्रत्यय लगाएंगे तो पठ को पहले पठी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पठ धातु सेट धातु है। सेट और अनिट धातुएं क्या होती हैं यह हम पहले पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वह हमारे द्वारा पढ़ाए जाने वाले त्वा प्रत्यय को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वहाँ पर हमने सेट और अनिट धातुओं में अंतर बताया है। सेट धातु कौन सी हैं, अनिट धातु कौन सी हैं, कहाँ पर ई आना है कहाँ पर नहीं आना है, उसके लिए आप लोग त्वा प्रत्यय का वीडियो जरूर देखेंगे तो आगे का समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने पठ धातु में तवतु प्रत्यय लगाया। पुल्लिंग में जो बनेगा तो पठ को पहले पठी बना, फिर बना तवान एक वचन में, तो पद हो गया पठितवान। द्विवचन में यही है पठितवन्तौ और बहुवचन में पठितवन्तः। पुनः गम धातु में गतवान गतवन्तौ गतवन्तः। श्रुतवान में श्रुतवान श्रुतवन्तौ श्रुतवन्तौ श्रुतवन्तः। अब यहाँ पर पठ में पठी बना था किंतु गम धातु का होने के कारण गतवान गतवन्तौ गतवन्तः रहा। यहाँ पर ई क्यों नहीं आया यह आपको समझने के लिए आपको त्व प्रत्यय देखना होगा। यदि आपके पास त्व प्रत्यय नहीं है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब श्रुतवान श्रुतवन्तौ श्रुतवन्तः, अब हम देखेंगे इनका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से करना है। यथा बालकः विद्यालयं गतवान, अर्थ है लड़का विद्यालय चला गया।
भक्तः पूजां कृतवान्। राम लक्ष्मणौ वनं गतवन्तौ। पांडवाः वनं गतवन्तः। यहाँ पर सभी का अर्थ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यहाँ गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः, कृतवान, कृतवन्तौ, कृतवन्तः, दत्तवान, दत्तवन्तौ, दत्तवन्तः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब जैसी क्रियाएं होंगी या जिस वचन का कर्ता होगा उस वचन की क्रिया लगेगी, जिस लिंग का कर्ता होगा उस लिंग की क्रिया लगेगी। देवाः पुल्लिंग बहुवचन है, इसलिए देवाः आशीर्वादं दत्तवन्तः। पुनः युवकः गीतं गीतवान, युवक ने गीत गाया। अभिनेतारौ अभिनयं कृतवन्तौ, अभिनेताओं ने अभिनय किया। बहुवचन में इसी वाक्य को किया तो अभिनेतारः अभिनयं कृतवन्तः। यहाँ हम और भी बहुत से उदाहरण बना सकते हैं। हम स्वयं प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि आप प्रयोग करते हैं और फिर कोई समस्या आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब यही यदि हम बात करें गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः तो हमने पुल्लिंग में देख लिया। अब ये स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में कैसे चलते हैं तो इसको देखते हैं। तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में तवती, तवत्यौ, तवत्यः, यानी गतवती, गतवत्यौ, गतवत्यः। इसी प्रकार से पठितवती, पठितवत्यौ, पठितवत्यः। अब लिखितवती, लिखितवत्यौ, लिखितवत्यः, चलितवती, चलितवत्यौ, चलितवत्यः। किसी भी धातु का रूप हम यहाँ पर तवतु प्रत्यय के साथ में प्रयोग कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। नपुंसक लिंग में तवत, तवती और तवंती, गतवत, गतवती, गतवंती, पठितवत, पठितवती, पठितवंती, पतितवत, पतितवती, पतितवंती। इस प्रकार से तवत, तवती और तवंती लगा करके और हम नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। अब थोड़ा सा वाक्य प्रयोग देखेंगे तो और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। कहता है बालिका विद्यालयं गतवती। वहां पर पुल्लिंग में था बालकः विद्यालयं गतवान, और स्त्रीलिंग में वही वाक्य हुआ बालिका विद्यालयं गतवती। इसी को यदि हम द्विवचन में कहें तो बालिका का द्विवचन बालिके और गतवती का द्विवचन गतवत्यौ। बालिके विद्यालयं गतवत्यौ। बहुवचन में कहें तो बालिकाः विद्यालयं गतवत्यः। महिला पूजां कृतवती। महिला ने पूजा कर लिया। यहाँ पर महिले माँ पूरा है, थोड़ा सा अशुद्ध दिख रहा है। महिले देवं नतवत्यौ। महिलाओं ने देवता को प्रणाम किया। गायिकाः गीतं गीतवत्यः। महिलाओं ने गीत गाया।
इसी को यदि नपुंसक लिंग में बात कहें, वाहनम गतवत, वाहन चला गया, पर्णम पतितवत, पत्ता गिर गया, पर्णानि पतितवंती। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इसी प्रकार से अध्यापिका पाठम न पठितवती, न पाठितवती, अध्यापिका ने पाठ नहीं पढ़ाया। अध्यापिका पाठम न पाठितवती, अभिनेतारः अभिनयम कृतवन्तः। यहाँ पर अभिनेतारः क्योंकि पुल्लिंग है, अभिनेता का बहुवचन है, और इसलिए यहाँ पर जो क्रिया लगी कृतवन्तः, नहीं तो पठितवत्यः होता। यह केवल आपको अंतर समझाने के लिए अंतिम वाक्य पुल्लिंग का रखा गया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम तवतु प्रत्यय को ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। इसके बाद भी यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप इस समस्या का समाधान अवश्य कर लें। यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।